एशियन इवेंट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप एनसीपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बने। बहुत गरिमापूर्ण पद है ये, और आप दिल्ली प्रदेश के बहुत अच्छे पदों पर रहे और कांग्रेस में आप वरिष्ठ सीनियर होने के मंत्री भी रहे। आपने बहुत अच्छी जिम्मेदारी संभाली। उस पर मैं अब वर्तमान में आप जो एनसीपी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं और दिल्ली की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर मैं सर कुछ चर्चा करना चाहता हूं। तो उसमें सर हमारा पहला एक सवाल ये है कि दिल्ली की वर्तमान जो राजनीतिक स्थिति है, उस स्थिति में खासकर नगर निगम के चुनाव जिस तरीके से आपाधापी में टाले गए, आपको क्या लगता है कि कहीं कोई राजनीतिक या प्रशासनिक बू तो नहीं आ रही है? देखिए, मैं तो पहले से मानता रहा हूँ कि हमने जो तीव्र शासन किया, 3 निगम बनाए, वो गलत था। जनता पर बहुत अधिक भार पड़ा। टैक्सेस का पैसा उन पर खर्च होता रहा, चाहे वो मेयर थे, डिप्टी मेयर थे, स्टैंडिंग कमेटी थी या और कारकुन थे। और इसलिए समय समय पर दिल्ली सरकार और नगर निगम के अधिकारियों में, नेताओं में आपस में झगड़े भी हुए, एक दूसरे पर लांछन भी लगाए गए। अब ये जो किया गया है, मैं समझता हूँ इससे काफ़ी फायदा दिल्ली की जनता को होगा। दूसरा, भाजपा या आम आदमी पार्टी क्या कर रहे हैं ये आप सब जानते हैं। ऐड के मुकाबले ऐड दे करके मीडिया को खरीदा हुआ है, और मीडिया भी पीठ पत्रकारिता करने से हिचकता नहीं है, क्योंकि पैसा है। जब महाभारत में सरसैया पर पड़े हुए थे विष्णु पितामह, तो उनसे पूछा गया कि महाराज आप अन्याय का क्यों पक्ष ले रहे हैं, कौरवों का साथ क्यों दे रहे हैं? तो उन्होंने एक श्लोक बोला था, अर्थस्य पुरुषो दास है, दासस्तु अर्थो न कस्यचित्, तस्मात् अपरिहार्य अर्थे बद्धोस्मि अर्थे न कौरवै। ये कह करके उन्होंने बताया कि क्योंकि रोजी रोटी मेरी चल रही है उनके द्वारा, इसलिए मैं उनका साथ दे रहा हूँ। तो ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी यदि अर्थ की महत्ता बतलाते हैं, तो आज के युग में तो बड़ी तुच्छ राजनीति रह गई है। और यदि यही चलता रहा तो हिंदुस्तान नहीं रहेगा। सर एक अगला सवाल और है हमारा कि जिस तरीके से दिल्ली में राजनीतिक ध्रुवीकरण हो रहा है, राजनीतिक ध्रुवीकरण यानी हम दूसरे शब्दों में कहूँ उसको जातिगत ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। क्या जातिगत ध्रुवीकरण अगर हो जाएगा तो उसमें आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी से कैसे मुकाबला करेंगे? कोई इस पर योजना है आपकी? देखिए, आपकी बात ध्रुवीकरण वाली बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग हैं जो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और दूसरों पर लांछन लगाते हैं। सबसे पहले तो हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण और उससे वोट का फायदा उठाने का प्रयास, और वो जहाँ कारगर नहीं होता तो वहाँ जातिवाद को लेकर ध्रुवीकरण की बात आ जाती है, और ये देश के लिए बहुत अधिक खतरनाक रवैया है। यदि हम जातियों को आपस में बांट देंगे तो आने वाला कल क्या होगा? हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हमें गालियाँ देंगी, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो मिटेगा नहीं, लंबे समय तक इसका असर रहता है। आने वाले समय में बड़े प्रबुद्ध और विचक्षण लोग आएंगे, क्योंकि ये साइंस का युग है। एक बच्चा थोड़ी देर में पूरी दुनिया का अपने मोबाइल में निकाल कर देख लेता है, कहाँ क्या हो रहा है, क्या भूगोल है, कल क्या होने वाला है, इन सब चीज़ों। तो हमें इस बात पर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए
और कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां हमें गालियां न दें। सर अगला एक और सवाल है कि जिस तरीके से केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में, प्रशासनिक और विधायिका के बीच में एक जंग शुरुआत हो गई है और वो जंग चल रही है, उल्लेखनीय है कि जब आप मंत्री थे उस वक्त इस तरीके की जंग नहीं हुआ करती थी, इसका क्या कारण है सर? देखिए, उस समय जो मुख्यमंत्री थी माननीय श्रीमती शीला दीक्षित, वो बहुत अधिक सुलझी हुई थी और एक ब्यूरोक्रेट की पत्नी थी। वो जानती थी कि ब्यूरोक्रेट से कैसे काम लिया जाना चाहिए। घर में बुलाकर किसी ब्यूरोक्रेट को पीटना तो बहुत दूर की बात है, वो ऊंचे स्वर में भी नहीं बोलती थी और बेटा बेटा करके सबसे काम ले लेती थी। और उसी का परिणाम था कि दिल्ली का चहुमुखी विकास हो पाया। कितने सारे ऐसी जगह थी जहाँ 1.5 घंटा तक जाम लग जाता था। उदाहरण के लिए जैसे ढोलापुर है, सफदरजंग हॉस्पिटल के पास है, उधर जेटी करनाल रोड पर है, मूलचंद के पास, इन सब जगहों पर बहुत लंबे लंबे जाम झेले हैं लोगों ने। लेकिन आज एक जगह भी इन जगहों पर जाम नहीं लगता है, और कहीं भले ही लग जाए लेकिन चौराहों पर जाम नहीं लगता है। ये उनकी देन है। और जिस तरह से दिल्ली को हरित दिल्ली बनाया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है सर। उनके समय में। जी 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 बोलिए सर। देखिए, एड पर जो खर्चा किया जाता था, पूरे 15 वर्ष तक जो खर्चा हुआ, वर्तमान सरकार में 6 महीने में उससे ज़्यादा कर दिया है। अपने स्वार्थ की वजह से सरकारी पैसे का दुरुपयोग करना अपने आप का पाप है। और यदि ऐसा ही चलता रहा और जनता नहीं बोली तो दिल्ली कहाँ जाएगी, आप समझ सकते हैं। सर अब हम एक सवाल दिल्ली देहात के ऊपर भी कर लेते हैं। सर आप तो दिल्ली देहात के लोग हैं, आप ज़्यादातर जुड़े हुए लोग हैं, तो दिल्ली देहात की जो जनता, ग्रामीण जनता है, लैंड पूलिंग पॉलिसी के लिए केजरीवाल जी ने बात की थी कभी, लेकिन लैंड पूलिंग पॉलिसी या ग्राम सभा की जो ज़मीनें हैं उस पर कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ है सर? देखिए, दिल्ली के गांव से जो भूमि अधिकृत की गई एक्वायर की, उसका करीब 400 करोड़ से ज़्यादा पैसा दिल्ली सरकार के पास है और उसमें से एक भी पैसा खर्च नहीं हो रहा है। न डीडीए कर रहा है, न दिल्ली सरकार कर रही है। और देहात की हालत ये है कि वहाँ रोड्स में इतने गड्ढे हैं कि हमें सरकार को लो फ्लोर बसें जाना बंद करेगा वो वहाँ का। सवारियाँ नहीं मिलती हैं, लोग तंग हैं और न और किसी तरह का विकास हुआ है। कहने को कई बार कह दिया जाता है कि किसानों को मुआवजा दे रहे हैं, 2-3 को देने के बाद खाली दिखावा। और यही जो बुढ़ापा पेंशन होती थी वो लगभग खत्म कर दी गई है। वहाँ के देखिए, बुढ़ापा पेंशन 100 रुपये से प्रारंभ की थी हरियाणा में और वो बढ़ते बढ़ते आज 2,500-3 हज़ार हो गई है। 100 रुपये उस समय होने से ही बुजुर्ग ये समझते थे कि हमारे बच्चों में हमारा आदर बढ़ गया है और ये वास्तविकता थी। और इतना ज़्यादा होने के बाद तो स्वाभाविक है कि वो मानेंगे, बच्चे भी परवरिश करेंगे अपने माँ बाप की जी। लेकिन खाली दिखावा जो सरकार कर रही है और दूसरी सरकार उन पर लांछन लगाती है कि उन्होंने यहाँ से भेजा गया पैसा लगाया नहीं, दुरुपयोग किया उसका। दोनों ही सरकारें एड पर, एडवर्टाइजमेंट पर बेतहाशा खर्च कर रही हैं और वो सरकारी खजाने से जा रहा है सब। तो अपने आप में ऐसा करना पाप है। केजरीवाल के खिलाफ इसलिए एक्शन नहीं हो सकता कि ऊपरी वाली सरकार उससे भी आगे है। शेर का भाई बनेगा, वो कूदे नो तो वो तेरा है। जी 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 ये हालत है। जी जी। सर एक छोटा सा और क्वेश्चन है आखिरी
कि अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी सर कि दिल्ली में ग्राम सभा की जमीनें जो हैं उसको जो डीडीए है वो अपने अधीन कर रही है, और उस पर क्या रिहायशी फ्लैट बनाएगी या उसको किस तरीके की करेगी, इस तरीके का कोई सर आप लोगों के पास संज्ञान में है? देखिए, स्वयं आपने अभी 1 मिनट पहले पूछा था लैंड पॉलिसी। जी 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 जी। वो अपने आप तो अच्छी थी, लेकिन उसको अंतिम रूप नहीं दिया जा रहा है। अभी तक लोगों को बहकाया जा रहा है, भुलाया जा रहा है, लेकिन रत्ती भर वो पॉलिसी आगे नहीं बढ़ेगी। जी जी जी। बढ़ जाए तो अच्छा है, लेकिन उसमें इफ एंड बट्स बहुत सारे हैं। कब होगी कब नहीं होगी ये कहा नहीं जा सकता है। यदि हो जाए तो अच्छा है, और हम भी धन्यवाद करेंगे सरकार का यदि ऐसा किया गया। जी। गांव में बहुत सारे ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिन्होंने अपनी जमीनों को समाज के लिए सौंपा। उदाहरण के लिए मैं आपको बतलाऊं, खेड़ा डाबर एक जगह में जब से वहाँ पर गांव वालों ने 100 बीघा जमीन हमें दी थी। उसमें हमने चौधरी प्रकाश यादव जी के नाम से आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनाया, 20 बीघा में इमारत बनाई जी, और 80 बीघा जो थी वो 80 बीघा नहीं बल्कि 80 एकड़ वो आयुर्वेदिक पादप के लिए छोड़ी, जिससे दवाइयाँ बन सकें। जी जी। वो हॉस्पिटल अपने आप में रिकॉर्ड टाइम में पूरा किया हमने जी। और आज वहाँ 250-300 लोग रोज आते हैं ओपीडी में, अपना आयुर्वेदिक इलाज कराते हैं। कई सारे वहाँ एडमिट भी होते हैं और बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का क्या पूरे हिंदुस्तान का कहना चाहिए, सबसे बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। तो जहाँ गांव सभा अच्छे काम के लिए देती है, जैसे एक जगह उजवा गांव वालों ने फॉरेस्ट के लिए जमीन दी है, पेड़ बहुत बड़े जी 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 जी। और यदि उसको डीडी अधिकृत कर देती है गांव सभा की जमीन को, न तो उसका मुआवजा पंचायत को देते हैं, न कोई और सुविधा होती है। खजाने में पड़ा पड़ा सड़ रहा होगा, यदि वहाँ दिया जाए तो उसका सदुपयोग हो सकता है और देहात में भी शहर जैसी सुविधाएं हो सकती हैं। जी जी सर, धन्यवाद।